वन शॉट सीरीज जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एसएसटी और इंग्लिश के वन शॉट देखने को मिलेंगे। और ये वन शॉट सीरीज में आपके सभी टॉपिक्स जो बोर्ड्स 2023 से रिलेटेड हैं वो सभी टॉपिक्स कवर होंगे। इसके साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स और कुछ पीवाईक्यूज मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू। हाँ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहला टॉपिक क्या है इसमें? मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहां तक हमें उसका इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है, पता पड़ सकता है, या जहां तक हमें उसका इन्फ्लुएंस मिलता है, उसको उस रीजन को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। दूसरा बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को पेपर के ऊपर ड्रॉ करना हो तो हम जिसका इस्तेमाल करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड गोस टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट दे गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दूसरी प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज कंटीन्यूअस लूप। कि भैया जहां चालू होती है वहीं पे जाके खत्म होती है। नॉर्थ से चालू करेंगी, पूरा घूमेंगी, साउथ से वापस कहां जाएंगी? नॉर्थ पे। तो क्या बनाएंगी? क्लोज कंटीन्यूअस लूप बनाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर बहुत नॉन यूनिफॉर्म होती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होती है? काफी यूनिफॉर्म होती है। तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म और वीक होता है। मैग्नेट के अंदर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी यूनिफॉर्म और पैरेलल होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा? स्ट्रांग रहेगा। क्या रहेगा? स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। एक मैग्नेट की दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक ही पॉइंट पे क्या मिलती है हमें? दो अलग डायरेक्शन देखने को मिलती है, जो कि प्रैक्टिकली क्या है? इम्पॉसिबल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देनी है तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या मिल जाएगी? आपको डायरेक्शन देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको किसने ऑब्जर्व किया था? ओरस्टेड ने ऑब्जर्व किया था पहले इस फिनोमेना को। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है पहले बता देता हूं कि जहां जहां करंट होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? ओरस्टेड ने। क्या ऑब्जर्व किया था ओरस्टेड ने? ओरस्टेड ने दिखाया था कि वो एक दिन अपने बेसमेंट में किसी बेंच के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, तो उसने देखा कि मैग्नेटिक नीडल जो है वो क्या हो गई थी? डिफ्लेक्ट हो गई थी। दैट इज इट वाज नॉट शोइंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इट वाज शोइंग सम अदर डायरेक्शन। वहां से हमें पता पड़ा कि जहां जहां इलेक्ट्रिक करंट होता है वहां पे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, एक सिंपल सा सर्किट बनाया गया। सर्किट ऐसा क्या बनाया गया भैया? एक सिंपल सा वायर लिया, उस वायर को किससे जोड़ दिया? बैटरी से और की से। उसके पास क्या रखा हुआ था? एक कंपास रखा था, व्हिच वाज नॉट शोइंग एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। आई बात समझ में? जनरली कंपास का शो करता है, इट शोज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बट व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वाज प्लेस्ड नियर द कंपास इट वाज नॉट शोइंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो नहीं कर रहा था। तो इससे क्या समझ में आया कि इस कंपास की नीडल जो है किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रही है? अफेक्ट हो रही है। तो वो अफेक्ट किसी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसमें कहीं पे कोई भी मैग्नेट नहीं है। तो इससे समझ में आता है, इससे कंक्लूजन आता है कि जहां जहां इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां पे क्या भी होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और इसी प्रिंसिपल पे हम आज बहुत सारे अप्लायंसेस, इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस बना पाए हैं। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ये एक मेजर कारण है। आई बात समझ में? ठीक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। इस एक्सपेरिमेंट को और फर्दर, इस पर्टिकुलर फिनोमेना को और फर्दर किसने प्रूव किया? एम्पियर ने प्रूव किया। एम्पियर ने क्या लिया? कार्डबोर्ड लिया। उस कार्डबोर्ड के ऊपर उसने क्या करी? बहुत सारी आयरन फाइल्स को स्प्रेड किया। उस कार्डबोर्ड के सेंटर से उसने क्या पास किया? कंडक्टिंग वायर पास किया और उसको जोड़ दिया किसके साथ? एक बैटरी के साथ। और हल्के से क्या करना शुरू किया? उस कार्डबोर्ड को टैप करना शुरू किया। जब उसने उस कार्डबोर्ड को टैप किया तो उसने देखा कि जितनी भी आयरन फाइल्स थी, दे वर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। किसके फॉर्म में अरेंज थी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज थी। नाउ वी नो दैट आयरन फाइलिंग्स आर नथिंग बट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या मैग्नेटिक मटेरियल है which will be influenced by the presence of magnetic field only। तो इसका मतलब इस वायर के अंदर करंट के साथ साथ क्या भी पैदा हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो रहा है, जो इस कार्डबोर्ड पर रखी हुई आयरन फाइलिंग्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में क्या कर रहा है? अरेंज करने पर मजबूर कर रहा है। तो इससे और कंफर्म होता है कि जहां जहां इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां पे क्या भी होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन देना पड़ेगा। डायरेक्शन देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? राइट हैंड थंब रूल का। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर मैं अपने थंब को किस तरफ पॉइंट करता हूं? करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करता हूं। किस तरफ पॉइंट करता हूं? करंट के डायरेक्शन में। तो ये कर्ल होती हुई फिंगर्स की तरफ पॉइंट करेंगी
मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करेंगी। तो फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में करंट क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसा दिख रहा है आपको, व्हाट इज दिस डायरेक्शन, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, इस तरह से दिख जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में, करंट अगर नीचे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा। आई बात समझ में। तो दिस इज राइट हैंड थंब rule which is very different from Fleming's left hand rule and Fleming's right hand rule. Is that clear? Okay. नेक्स्ट हम आते हैं इसके ऊपर, करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, क्योंकि इस फिनोमेना का एप्लीकेशन कौन है, क्या है, सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड का मतलब इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत वाइड यूसेज है इसका, सोलेनॉइड का। ठीक है, तो इसको समझते हैं। नाउ जब हम बात करते हैं करंट थ्रू सर्कुलर लूप, तो बहुत क्या किया हमने एक सर्कुलर लूप बनाया, उस लूप को हमने किससे पास कर दिया, एक कार्डबोर्ड से पास कर दिया, उसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, बैटरी के साथ। तो करंट फ्लो कर रहा है। नाउ इस लूप की खासियत क्या है, इस लूप की खासियत ये है कि इसी एक सिंगल लूप में दो अलग अलग पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की दो अलग डायरेक्शन देखने को मिल रही है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, करंट की डायरेक्शन के ऊपर। तो हमने करंट को चलाया इस तरफ, जब करंट इस तरफ जा रहा है तो करंट कैसे जा रहा है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। करंट क्या यहीं पे रुक जाएगा, नहीं, करंट तो आगे भी जाएगा। तो लूप के दूसरे एंड में देखो करंट कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे कैसे देख रहा है आपको, क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जब हम इस लूप के सेंटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लूप के सेंटर की बात करते हैं, तो लूप के सेंटर में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, सिर्फ सेंटर ऑफ द लूप में। बट जैसे हम लूप से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आपस में क्या होती हैं, बल्ज आउट होना शुरू होती हैं, और वो लूप से जब दूर जाते हैं तो उनका जो डाइवर्जेंस है वो काफी बड़ा होना शुरू हो जाता है, एंड दे फॉर्म एन एलिप्टिकल पाथ। कैसा सर्किट बनाती हैं, एक एलिप्टिकल काइंड ऑफ शेप बनाती है। ठीक है, तो अगर मान लो अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अगर अपन यहाँ पे बनाएंगे तो ऑलमोस्ट का देखने को मिलेगा, एक सर्कुलर लूप देखने को मिलेगा। बट इसी फील्ड लाइन को अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमें कैसा पाथ देखने को मिलेगा, एलिप्टिकल पाथ या एलिप्टिकल लूप देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। Now, अब अगर एक सिंगल लूप की बात करें, दिस सिंगल लूप एक्चुअली बिहेव्स एज अ सिंगल मैग्नेट। ये सिंगल लूप किस तरह बिहेव करता है, सिंगल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इस लूप की स्ट्रेंथ को बढ़ाया कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं लूप का रेडियस कम कर दूं, मैं लूप का क्या कर दूं, रेडियस कम कर दूं, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बिकम मोर। तो रेडियस कम होगी तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। मैं अगर लूप का साइज बड़ा कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में स्पेसेस क्या हो जाएंगी, ज्यादा, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। अगर मैं एक लूप को एज अ सिंगल मैग्नेट देखूं, तो अगर ऐसे 10 लूप बना दूं तो स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ लूप से भी क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ती है किससे, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट। मैं अगर करंट की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मैं करंट की वैल्यू को कम कर दूंगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर है, इज दैट क्लियर और नॉट। जब ऐसे बहुत सारे लूप लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड। उसके पहले हम समझते हैं क्लॉक रूल। क्या समझते हैं, क्लॉक रूल। क्यों, क्योंकि मैग्नेट है तो मैग्नेट का क्या होना चाहिए, पोल होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइपोल। मतलब उसके कितने पोल होंगे, हमेशा दो पोल। एक पोल कौन सा होता है, नॉर्थ, दूसरा कौन सा होता है, साउथ। ठीक है, जो कि एक प्रॉपर्टी है किसकी, मैग्नेट की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है, मैग्नेट की, कि भैया मैग्नेट के अंदर कितने पोल होते हैं, हमेशा दो पोल। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करे ऐसा प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ साउथ पोल एग्जिस्ट करे ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है, अभी आपके लिए पॉसिबल इन 10th क्लास। क्लियर, अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अगर ये एक सर्कुलर लूप है, अगर ये एक सर्कुलर लूप है तो क्या इसका नॉर्थ और साउथ पोल देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। क्यों, बिकॉज इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट। तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्लॉक रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, क्लॉक रूल का। तो अगर आपको करंट डायरेक्शन किस दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, किस दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज, देन दैट पोल विल बी कंसीडर्ड एज नॉर्थ पोल। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ठीक है। अच्छा, और अगर आपको करंट डायरेक्शन किस देखने को मिल रही है, क्लॉकवाइज, देन दैट पोल विल बी कंसीडर्ड एज साउथ पोल। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मार्कर। मार्कर को अज्यूम करो कि ये क्या है, कंडक्टर है। अब आपने करंट यहां से पास किया, कैसा पास किया करंट आपने, सर्कुलर लूप में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास किया। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो दिस एंड इज साउथ पोल, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो कैसा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। अगर इसी को मैं इधर घुमा के दिखाऊं तो कैसा दिख रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, तो दैट मींस दिस पोल विल बी कंसीडर्ड एज नॉर्थ पोल। आई बात समझ में? अगर एक तरफ साउथ है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? नॉर्थ। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे इसको घुमा रहा हूँ ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ। तो बताओ ये वाला पोल कौन सा दिख रहा है? साउथ। क्लियर? एनी डाउट इन दिस पार्ट? कोई डाउट यहाँ तक? ओके। तो अब हम आते हैं इसके ऊपर सोलेनोइड। व्हाट इज अ सोलेनोइड? सोलेनोइड कुछ नहीं है, जब हम बहुत सारी सर्कुलर लूप को क्या करते हैं आपस में जॉइन कर देते हैं, तो व्हाट इट बिकम्स अ सोलेनोइड। सोलेनोइड प्रैक्टिकली ऐसे बनाते हैं, तो कुछ नहीं करना, आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है, राउंड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेना है। उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पे आप क्या कर दो, बहुत सारी वायर को बाउंड कर दो, फिर उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को हटा दो, तो आपके पास एक कॉइल आ जाएगा। दैट कॉइल इज नथिंग बट अ सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या होता है? होलो लूप होता है, किसका? बहुत सारी कॉइल्स का। इज दैट क्लियर? हाँ कि ना? एंड दिस सोलेनोइड नथिंग इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। इसका बिहेव करता है बार मैग्नेट का बिहेव करेगा, तो उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। जो प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए हम पढ़ रहे हैं वो सभी प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो भैया नॉर्थ से निकलेगी फील्ड लाइन, कहाँ जाएगी? साउथ पे। साउथ से कहाँ जाएगी? नॉर्थ में। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा? काफी यूनिफॉर्म एंड पैरेलल। तो अगर अंदर की तरफ देखोगे तो फील्ड कैसा रहेगा? काफी पैरेलल रहेगा। बट जैसे ही बाहर निकलना शुरू होता है तो फील्ड क्या होना शुरू हो जाता है? नॉन यूनिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को अभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर करती हैं तो एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे दो अलग डायरेक्शन दिखाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर हम आते हैं इसके ऊपर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर से क्या पास कर रहा हो, कंटिन्यूअसली करंट पास कर रहा हो, उसको रखते हैं, तो उस कंडक्टर के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और इस फोर्स का इस्तेमाल आप किसी वर्क डन के लिए यूज कर सकते हो, मतलब कोई भी काम करा सकते हो। इट वाज अनदर पायनियर थिंग व्हिच लेड टू द एडवांसमेंट ऑफ इन टेक्नोलॉजी एज वेल। ठीक है, तो मशीन टेक्नोलॉजी इससे काफी ज्यादा एडवांस हुई इस पर्टिकुलर फिनोमेना से। तो अभी क्या कहता है कि अगर हम क्या रखें, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखें, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखें, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, और इस फोर्स से आप कोई भी काम करवा सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन समझते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या रखा हुआ है? हॉर्सशू मैग्नेट। इस हॉर्सशू मैग्नेट के पास के अंदर हमने क्या रखा हुआ है? करंट कैरिंग कंडक्टर। तो दिस हॉर्सशू मैग्नेट इज गिविंग यू व्हाट? इट इज गिविंग यू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी इसमें तारें नहीं जोड़ी हुई है, इसमें आप क्या कर दोगे? तार जोड़ दोगे, वायर ज्वाइन कर दोगे, और उस वायर को किससे कनेक्ट कर दोगे आप? बैटरी या एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दोगे। तो दैट विल बी अ सोर्स ऑफ कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इट दे जनरेट अ परपेंडिकुलर फोर्स। क्या जनरेट करेगा? परपेंडिकुलर फोर्स जनरेट करेगा, और उस फोर्स से हम कोई भी काम करा सकते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। दैट डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सेज दैट इफ वी स्ट्रेच द थ्री फिंगर्स, है ना, कौन कौन सा? ये थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, अपना लेफ्ट हैंड की, इसकी अपने लेफ्ट हैंड की। So if we stretch the thumb, forefinger, middle finger of our left hand, then thumb will show the direction of force, forefinger will show the direction of magnetic field, and middle finger will show the direction of electric current. So let us try to find the force on this particular current carrying conductor. Magnetic field direction कहाँ से आता है? North to south. तो magnetic field कहाँ है? North to south. अभी कंडक्टर ऐसा रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, तो करंट कहाँ निकल के आ रहा है? बाहर की तरफ। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर से नीचे। करंट कहाँ है? बाहर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? इस तरफ। तो दैट मींस ये जो कंडक्टर है वो किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ मूव करेगा। इज दैट क्लियर? नाउ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज वेल। कि मान लो मैं इसको नॉर्थ और साउथ का कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, दैट इफ दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, इन दिस पर्टिकुलर केस मैग्नेटिक फील्ड क्या लग रहा है? नीचे से ऊपर। करंट कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ ही आ रहा है, करंट डायरेक्शन को चेंज नहीं किया हमने। तो फोर्स कहाँ लग रहा है? इस तरफ। पहले फोर्स कहाँ लग रहा था? उस तरफ लग रहा था, अब फोर्स कहाँ लग रहा है? इस तरफ लग रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मान लो कि हम क्या करते हैं, हम पोल चेंज नहीं करते, मतलब नॉर्थ टू साउथ यही है, बट करंट डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं। मतलब हम करंट कहाँ भेज रहे हैं? अभी अंदर की तरफ भेज रहे हैं। दैट इज मैं करंट कहाँ भेज रहा हूँ? अंदर की तरफ भेज रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? नीचे। करंट कहाँ है? अंदर। दिस इज करंट, राइट, है ना? करंट कहाँ जा रहा है? अंदर। तो फोर्स कहाँ लग रहा है? पहले फोर्स कहाँ लग रहा था?
पहले फोर्स कहाँ लग रहा था? उस तरफ, अब फोर्स कहाँ लग रहा है? पहले हाँ, अब फोर्स कहाँ लग रहा है? इस तरफ लग रहा है। तो इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो चेंजेस। इज दैट क्लियर? नाउ इस फोर्स का जो मैग्नेटिक है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर या नंबर ऑफ कॉइल्स के ऊपर। अगर समझ में, वो आप आगे और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे उसके बारे में। लेफ्ट हैंड रूल क्लियर है? लेफ्ट हैंड रूल क्लियर है? लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को एक दूसरे से क्या करें? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें, तो thumb will show the direction of force, forefinger will show the direction of magnetic field, and middle finger will show the direction of electric. Is that clear? Thumb क्या show करेगा? Direction of force, forefinger क्या show करेगा? Direction of magnetic field, and middle finger क्या show करेगा? Direction of electric. ठीक है? Okay. Now next we come to domestic circuit. What is the domestic circuit? The circuit which जिसके ऊपर या जिसका मेजर जो काम है वो क्या है? आपके घरों में बिजली पहुंचाना है। घरों की बात करें हम लोग, नाम ही क्या है? डोमेस्टिक सर्किट है। क्या है? डोमेस्टिक सर्किट। तो आपके घरों में जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो हम इन कुछ पॉइंट्स में क्या कर लेंगे? कवर अप कर लेंगे, डिटेल में नहीं जाना है। हाँ, तो आपके घर में जो बिजली आती है, जो इलेक्ट्रिक करंट आता है, वो मेन सप्लाई में कितना आता है? 220 वोल्ट का। करंट रेटिंग कितनी होती है? 5 एम्पियर के आसपास, ज्यादा भी हो सकता है, 5 से 7, 5 से 10 एम्पियर के बीच में भी आता है। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। फिर उसके बाद 3 तरह की वायर नॉर्मली हम यूज में लेते हैं। RGB, that is red, green and black. This here B stands for black, not for blue. जो रेड कलर का वायर होता है, it is coated red and is assigned to live wire. कौन सा वायर? Live wire. जो ग्रीन कलर का वायर होता है, it is assigned for earthing wire. और जो ब्लू कलर का वायर, ब्लैक कलर का वायर होता है, it is assigned for neutral. तो जो आपका लाइव वायर it acts as positive terminal and जो आपका न्यूट्रल वायर it acts as a negative terminal to complete the entire circuit. ठीक है? Now what is the use of green या फिर earthing wire का काम क्या होता है? तो भैया आपके घर में क्या फ्लो कर रहा है? कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, है ना? देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लीकिंग ऑफ चार्ज। तो जितना भी एक्सेसिव चार्ज है वो कहाँ पे बेस्ड है? ग्राउंड में बेस्ड है। क्यों? बिकॉज दिस ग्राउंड एक्ट्स एज अ वेरी बिग वेसल। इस तरह काम करता है, बहुत बड़े वेसल की तरह काम करता है, जिसके अंदर आप एनॉर्मस अमाउंट ऑफ चार्ज कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। तो आपके घर में जितना भी चार्ज एक्स्ट्रा बनता है वो एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ जाता है? सीधे आपके ग्राउंड में। क्यों जरूरत है इसको ग्राउंड में भेजने के लिए? अगर ग्राउंड में नहीं भेजोगे तो आपको क्या लगने लगेंगे? छोटे छोटे से झटके लगने लगेंगे। ठीक है? चार्ज डिस्चार्ज होता है, जब चार्ज कहीं पे जमा हो जाता है तो चार्ज क्या होगा? आपके बॉडी के थ्रू डिस्चार्ज होगा और उसे छोटे छोटे क्या लगने लगेगा? झटका या करंट लगने लगेगा। तो उस से बचने के लिए हम क्या करते हैं? इसको कहाँ भेजते हैं? ग्राउंड में। कभी कभी ये चार्ज जब एक्सेसिव होता है तो हमें कुछ ज्यादा अमाउंट का झटका भी लग सकता है। तो प्रिकॉशनरी मेजर होता है, जब भी घर का कंस्ट्रक्शन होता है तब हम एक बहुत बड़ा सा गड्ढा करते हैं। उस गड्ढे के अंदर हम एक वायर मैश बिछाते हैं जो कि कंडक्टिव नेचर का होता है। उसके ऊपर सॉल्ट का बहुत बड़ा सा लेयर बिछाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके अंदर ये जो अर्थिंग वायर है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है? सॉल्ट क्या करता है? व्हाई वी डू वी डंप सॉल्ट, उसके ऊपर बहुत सारा पानी भी डालते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है? आपको होमवर्क में डालना है। Salt water is a good conductor of that's one of the main reason. ठीक है? तो जितना भी एक्सेस चार्ज आएगा वो सीधे कहाँ जाएगा? ग्राउंड में जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं ओवरलोडिंग पे। ओवरलोडिंग क्या होता है? जब आप लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को किसी भी कारण से क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को किस तरह से क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। नाउ दैट रीजन वुड बी आप क्या करो? एक ही सॉकेट में, जैसे आपने एक्सटेंशन बोर्ड लिया, अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो मल्टीपल अगर आप चीजें चला रहे हो, उसके ऊपर लैपटॉप भी चार्ज कर रहे हो, उससे टीवी भी चला रहे हो, उससे आप हीटर भी चला रहे हो, उससे आप इलेक्ट्रिक आयरन भी चला रहे हो, बहुत सारी चीजें अगर मल्टीपल चीजें चला रहे हो तो उस छोटे से कंपोनेंट के ऊपर क्या जाएगा? बहुत ज्यादा लोड आएगा। तो वो क्या हो जाएगा? हीटअप हो जाएगा। एंड हीटअप होने के बाद क्या होगा? लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। लाइव और न्यूट्रल वायर कभी कभी बैड इंसुलेशन की वजह से भी क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। जब ओवरलोडिंग आती है और लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में चिपक जाते हैं तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। दैट इज इन अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इज डिसिपेटेड। तो यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एप्लीकेशन है बेसिकली। बाकी ये खतरनाक है, यूजफुल नहीं है एप्लीकेशन, ये यूजफुल नहीं है। तो अपन ने पढ़ा H इक्वल टू I स्क्वायर इनटू RT। तो करंट और टाइम एक दूसरे क्या हो जाएंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
कि कम टाइम में अगर ज्यादा करंट प्रोड्यूस हुआ तो हीट भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर हीट ज्यादा होगी तो क्या करेगा वो, शॉर्ट सर्किट पैदा करेगा एंड इससे आग लगने के चांसेस होते हैं। इज दैट क्लियर? इसी शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूज में क्या होता है कि अगर करंट की वैल्यू पर्टिकुलर लिमिट से एक्सेस में बढ़ जाती है तो फ्यूज क्या करता है, मेल्ट हो जाता है एंड इट ब्रेक्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, thereby preventing the further circuit from further। Is that clear? यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर भी, ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आगे की सीरीज के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।